Hello everyone, my name is Shivani and welcome to अनंत IAS और डेली न्यूज एनालिसिस 12th of January 2023 को हम शुरू करते हैं एक पिक्चर के साथ which is a picture from उत्तर प्रदेश प्रयागराज a pilgrims tent at the संगम। संगम में जो आपको टेंट दिख रहे हैं ये वहां पे प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है उसकी पिक्चर है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे ये आयोजन है, कितने बड़े इलाके में आप देख रहे हैं कितने सारे कैंप लगे हुए हैं। तो कहना एक मुश्किल आसान चीज है कि कैसे उसका आयोजन किया जाता है, पर रियल टाइम में इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि इसको अरेंज किया गया है। सो यमुना एंड मिथिकल सरस्वती रिवर्स, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नदियां यहाँ पे संगम में आप देख सकते हैं, गंगा, यमुना एंड सरस्वती का यहाँ पे संगम जिसको बोला जाता है, इन तीनों नदियों का संगम है ये। ड्यूरिंग द ongoing माघ मेला इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश ऑन वेंसडे, डिवोटीज टेक अ होली डिप एट द कॉन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द फेयर दैट एंड्स ऑन February 18। फरवरी 18 को ये खत्म होगा। तो यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे इसको अरेंज किया गया है उत्तर प्रदेश में और ये संगम है जहाँ पे मेला है। तो मुझे लगा कि ये पिक्चर ऑफ द डे है, उसको शेयर करना जरूरी है, एक अपडेट है अपने आप में। इसी तरह का एक वेस्ट बंगाल में भी एक गंगा मेला अरेंज हुआ है कुछ दिनों पहले। सो उसके लिए भी कुछ न्यूज इन्फॉर्मेशन अभी कुछ दिनों में मैं अपडेट करूंगी अगर पॉसिबिलिटी आती है तो उसको भी आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में इनकलकेट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं प्री और मेंस में तो नहीं, प्री के पर्पस से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट न्यूज हम शुरू करेंगे, दैट इज फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेज कोर्ट कांट डाइल्यूट पार्लियामेंट्स सोवरिटी। सोवरिटी का मतलब होता है संप्रभुता। नाउ उन्होंने कहा कि जो जिनका पूरा नाम है जगदीप धनकर, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे देश के, उन्होंने कहा कि धनकर says he does not subscribe to the idea that judiciary can strike down amendments passed by the legislature on the ground that they violate the basic structure of the constitution। ये उन्होंने एनजीएसी के मामले में बोला कि किसी भी सूरत हाल में जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं किया जा सकता, राइट। सो उन्होंने ये क्यों कहा उसको आप समझते हैं कि जो अमेंडमेंट्स पास हुए हैं अभी तक बाय लेजिस्लेचर, ठीक है ना, उनको किसी भी सूरत में अमेंडमेंट इस तरह के हो सकते हैं जिससे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिमोलिश ना हो, और इसकी उन्होंने तरफदारी भी की है। दिस हैज नॉट हैपेंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, विश्व में कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है। हाउ कैन पार्लियामेंट सोवरेनिटी बी कॉम्प्रोमाइज, कैसे हम उसकी जो संप्रभुता को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं संविधान की। कैन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर इंस्टीट्यूशन, और हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चर है, जो पावर, जो शक्तियां हैं, वो क्या किसी और संस्थान पे डिपेंडेंट हो सकती हैं ऑफ टू अमेंड, बदलने के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं जुडिशरी का जो रोल है जो हमारे देश में, वो एक एडवाइजरी की तरह है, जिसमें से तीन चीजें हम समझते हैं कि पहला तो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हमारी जो सरकार के पास है, जो जिसको हम कैबिनेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। उसके बाद दूसरा रोल आता है जुडिशरी का, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके पास वो पावर है, एडवाइजरी की पावर है, और चीजों को सरल भाषा में लॉ को इम्प्लाई और इन्फोर्स करने की पावर है। नाउ तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के पास ही पूरा अधिकार है किसी भी लॉ को बनाने का। सो इन जो तीनों का ट्रायो है वो ऐसा है जो बेसिक आधार है हमारे देश का। सो उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि जुडिशरी के पास, क्योंकि इसी जो जुडिशरी ही अमेंडमेंट कर सकती है, ऑब्वियसली उसको इन्फोर्स कर सकती है, पर परिवर्तन जो हो सकता है, अमेंडमेंट जो हो सकता है, वो पार्लियामेंट कर सकता है। तो वो कह रहे हैं किसी भी सूरत हाल में बेसिक स्ट्रक्चर नहीं वायलेट होना चाहिए हमारे संविधान का अमेंडमेंट के द्वारा। अब आगे कहानी समझते हैं। Amid a debate on the process of appointment of judges, Vice President Jagdeep Dhankar on Wednesday made strong comments on public posturing और one-upmanship। one-upmanship का मतलब एक संस्थान का दूसरे संस्थान के ऊपर डोमिनेट करना। सो वो कह रहे हैं, उन्होंने ये बात जो बोली है वो one-upmanship के लिए बोली है कि किसी भी सूरत में किसी इंस्टीट्यूशन का दूसरी संस्था पे जो डोमिनेंस नहीं एक्सेप्ट और जो पब्लिक पोस्चरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो पावर है वो पार्लियामेंट में निहित है, और लॉ बनाने की पावर भी जो बनाने की पावर है वो संविधान हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट में है. वी कैन नॉट हैव एन ऑस्ट्रिच लाइक इंस्टेंस ऑन जुडिशरी लेजिस्लेचर रिलेशनशिप. ठीक है, सो जो वन अपमैनशिप है ये इंपॉर्टेंट है. आप अगर ध्यान दें तो यूपीएससी के GS2 के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पहले भी क्रिएट हुए हैं जहां पर जुडिशरी की और पार्लियामेंट के रोल्स को डिफाइन करते हुए सवाल पूछे गए हैं. सो उसके पर्पज से ये टर्म यूज करके क्वेश्चन क्रिएट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है. सो इसको दिमाग में रखते हुए आप अपने क्वेश्चन अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं. और ये जो उन्होंने कहा वो 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया. नाउ एनजीईसी एक्ट के लिए उन्होंने जो एक रेफरेंस लेना चाहिए वो जरूरी भी है लॉ को समझने के लिए. मिस्टर धनकर अगेन ब्रॉट अप द स्ट्राइकिंग डाउन ऑन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो अभी ये फिलहाल के लिए काफी समय से बड़ा मुद्दा चल रहा है जिसमें उनके जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके एक बहस है. सो उसमें उन्होंने कहा ही नोटेड दैट इट वाज इन 1973 in the Keshwanand Bharti case that the Supreme Court evolved for the first time the right of the courts to strike down constitution amendments that violated what it called the basic structure or the fundamental architecture of the constitution. So ये केशवानंद भारती केस जो फेमस केस है 1973 का, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू करते हैं तो इसको रेफर जरूर करते हैं. एक गोलकनाथ केस है और दूसरा केशवानंद भारती केस है, इसको रेफर जरूर करते हैं. तो उसको आप गो थ्रू कर लीजिए क्योंकि इसके आधार पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. तो इसको रेफर करते हुए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को एक्सेप्ट किया और उसको इम्पोज भी किया कि किसी भी सूरत में जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए और जो उसका फंडामेंटल आर्किटेक्चर है, राइट्स है, ड्यूटीज है, राइट्स हैं और जो उनकी प्रेरोगेटिव्स हैं वो भी वायलेट नहीं होने चाहिए. आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, ही सेड. नाउ अब समझते हैं कि इट वाज द केशवानंद भारती केस. ये क्या, इसके डिटेल में जाने के बजाय इसका आउटपुट क्या रहा वो समझते हैं. दिस केस ब्रॉट दिस डॉक्ट्रिन इनटू द लाइमलाइट. इस नियम को सामने लेके आता है. इट हेल्ड दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी एब्रोगेटेड इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. मतलब किसी भी संविधान के को अमेंड करते हुए भी उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ा नहीं जा सकता, एब्रोगेट नहीं किया जा सकता. जजमेंट लिस्टेड सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें कुछ आउटकम निकल के आए वो ये है जो हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं. पहला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, संविधान की सुप्रीमेसी, सबसे ऊपर है संविधान. उसके बाद यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, एकता और संप्रभुता हमारे भारत की. उसके बाद डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेटिक जनतंत्र के आधार पर और रिपब्लिकन जनतंत्र और जनता के द्वारा जो हमारे गवर्नमेंट को फॉर्मेशन किया जाएगा या बनाया जाएगा. ना फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फिर पांचवा है सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंडिविजुअल फ्रीडम. इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के. सो इसके आधार पर इसको डिफाइन करते हुए प्री के आधार पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं. इसलिए मैं इसको हाईलाइट किया कि ये 7 चीजें हम वैसे भी संविधान में पढ़ते हैं. हम जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं इनको हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इन 7 चीजों को दिमाग में रखते हुए कोई क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकता है. सो क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर, सेक्युलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर और इंडिविजुअल फ्रीडम. जो हमारे सेक्शन 19 में जो फ्रीडम दी गई है उनको आप रेफर कर सकते हैं. नाउ ओवर द टाइम इनमें भी कुछ चीजें चेंज हुई क्योंकि अमेंडमेंट होते रहते हैं. हम सब जानते हैं कि 100 से ज्यादा अमेंडमेंट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं. तो कुछ चीजें और जोड़ी गई जिसमें है रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इक्वालिटी, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, फ्री एंड फेयर ट्रायल और माय मिस्टेक इलेक्शंस, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान दीजिएगा, और पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32, 136, 142 एंड 147 एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, 227. ये कुछ चीजें और ऐड हुई हैं टाइम के साथ उस बेसिक स्ट्रक्चर में. लेकिन किसी भी तरह से अगर ये सारी चीजें हम सम अप करके भी समझे तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप ध्यान दीजिएगा कि जो इनका मेन जो आधार है सवालों का वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पे ही रहता है. और जो क्योंकि आजकल आप ध्यान देंगे कि फर्टर्निटी की बात हो रही है, फेडरलिज्म की बात हो रही है,
और हमारे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही, सेक्शन 19 को बहुत डिटेल समझाया जा रहा है हर तरह से। इवन देन अभी यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट पे हमने कल एक आर्टिकल डिस्कस किया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के आप दोबारा से जरा क्वेश्चंस को खंगाल लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनना लाजमी सी बात है। तो एक बार गो थ्रू आप कर सकते हैं इन दोनों चीजों को ध्यान से कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे संविधान के पिलर्स को इनहांस करती हैं, उसको और मजबूत बनाती हैं। एक बार हम उसे गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये GS2 के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, प्री के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट न्यूज है 2600 करोड़ इंसेंटिव्स फॉर बैंक टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट। अभी नई चीज आई है डिजिटल पेमेंट को इनहांस करने के लिए, क्योंकि RBI वैसे भी अभी प्रेजेंट सिनेरियो में डिजिटाइजेशन का और डिजिटल पेमेंट्स का बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। सो डिजिटाइजेशन का मतलब होता है चीजों को ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले आना, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का मतलब होता है ट्रांजैक्शन करना। दो अलग अलग चीजें हैं। एक होता है डिजिटाइजेशन जो हमारे CGI ने कहा था कि हम फाइलों को डिजिटाइजेशन करके उनको पेंडेंसी को खत्म कर सकते हैं, ये अलग टर्म है इलेक्ट्रॉनिक ही। ये सारी चीजें ई कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी को हेल्प मिलती है, और ट्रांजैक्शंस को ध्यान दीजिएगा कि ट्रांजैक्शंस को फॉलो अप करने में भी हेल्प होती है। सो 2600 करोड़ इंसेंटिव फॉर बैंक्स टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स। अच्छा, इतना इंसेंटिव क्यों दिया गया? क्योंकि बैंक डिजिटल पेमेंट्स को आगे बढ़ा सके। कैसे? द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ऑन आउटले ऑफ 2600 करोड़ टू प्रमोट पेमेंट्स यूजिंग रुपे कार्ड्स। ध्यान दीजिएगा, रुपे कार्ड्स and Unified Payments Interface UPI, said Union Minister Bhupendra Yadav on Wednesday. Banks will be provided this incentive money to promote such digital payments, and official press release said. ठीक है। Now ऑनलाइन टेक ऑफ के लिए उन्होंने जो ये इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि हमारा डिजिटल पेमेंट देखिए 17 और 18 में 1400 के लमसम, यहाँ पे आप करोड़ में है, लाख करोड़ में डिजिट है, ये 1400 लमसम के लेवल पे था, और अब 21-22 में 1744 के लमसम पहुंच गया। इसका मतलब लोग ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, और सुविधा भी है। So there was an increase of 23% in digital payments from the previous fiscal year. A look at total digital payments value, जितना वैल्यू यहाँ दिखा रहे हैं, in last 5 years. तो 5 सालों में जो बहुत बढ़त हुई है ऑनलाइन पेमेंट्स में, तो इस स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सो दैट कि लोग इसका लाभ उठा सके और इससे इकोनॉमी को भी हेल्प होती है, उन्होंने इसको इंसेंटिवाइज करने का प्लान बनाया है। The fund will be paid to banks in view of the lack of merchant discount rate, जिसमें से जो इनके view of the lack of the merchant discount rate, ध्यान दीजिएगा, MDR क्या होता है? A commission on digital transactions for UPI and RuPay transactions. This regime has led to complaints for the Reserve Bank of India and banks. The cabinet said which have been worried about the sustainability of building digital payments infrastructure in the absence of payment needed to maintain them. ध्यान दीजिएगा कि ये कह रहे हैं कि जो MDR क्या होता है? कमीशन होता है डिजिटल ट्रांजैक्शंस को करने का। तो वो कह रहे हैं कि द फंड विल बी पेड टू बैंक्स इन व्यू ऑफ द लैक ऑफ MDR, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कमीशन नहीं मिलता ट्रांजैक्शन में। क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब भी आप ए सिस्टम पे, सपोज करिए आपका ये फोन है और इसके द्वारा जब आप पेमेंट करते हैं, तो आपके बैंक से जो बैंक ए है दूसरे बैंक में जाने के लिए एक सिस्टम का, एक मैकेनिज्म का यूज होता है। ठीक है, सपोज करिए कि ये RBI का सिस्टम है फॉर एग्जांपल, या फिर आप SBI से पेमेंट कर रहे हैं तो SBI का सिस्टम है ये। तो इस ट्रांजैक्शन की प्लेटफॉर्म को यूज करके ही आपका पैसा दूसरी बैंक में जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब ये सिस्टम, जो RBI हटा देती हूँ मैं, SBI रखती हूँ यहाँ पर, तो जो SBI का सिस्टम है ये ट्रांजैक्शन मनी चार्ज करता है आपका पैसा यहाँ से वहां भेजने में। सेम चीज हमारे क्रेडिट कार्ड में होती है। ये डेबिट कार्ड हो गया, अब क्रेडिट कार्ड में सेम चीज होती है कि आपका पैसा B से C में पहुंचाने के लिए एक मैकेनिज्म का यूज होता है, जिससे ट्रांजैक्शन होके जाता है यहाँ पर। तो उसमें कुछ परसेंटेज का इंटरेस्ट कटता है या फिर फी कटती है जो दूसरी बैंक को ट्रांजैक्शन करने में मिलती है। ये वो बात हो रही है। आपने ध्यान दिया होगा कि लोग बोलते हैं कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो तो अगर आपको 1000 रुपए की पेमेंट करनी है तो आपकी 1000 नहीं, 1010 की अमाउंट कटेगी। तो ये 10 रुपए क्या है, जो एक्स्ट्रा रुपए कट रहे हैं, ये कमीशन है ट्रांजैक्शन करने का। ऑब्वियसली अगर किसी बैंक को कमीशन ये नहीं मिलेगा तो उनका फायदा क्या है आपका ट्रांजैक्शन करवाने का। तो ये वो चीज है। सो द फंड विल बी पेड टू बैंक्स इन व्यू ऑफ द लैक ऑफ द मर्चेंट डिस्काउंट रेट, अ कमीशन ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शंस फॉर UPI and RuPay transactions. ठीक है, this regime has led to complaints from the Reserve Bank of India and banks
द कैबिनेट सेट, और इस रिजीम के तहत बहुत सारी कंप्लेंट्स भी रिजर्व बैंक के थ्रू कैबिनेट को मिली, विच हैव बीन वरीड अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग डिजिटल पेमेंट, जिसकी वजह से जो डिजिटल पेमेंट का आने वाला समय है वो थोड़ा सा उनको उसके ऊपर डाउट क्रिएट हुआ, और इसकी वजह से उसका डिटेल वो लेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एब्सेंस ऑफ पेमेंट नीडेड, और क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको इन्हांस करने के लिए ये अमाउंट दी जा रही है बैंक्स को कि वो अपने सिस्टम को इन्हांस करें और इन कंप्लेंट्स को कम करें और डिजिटल पेमेंट को आगे लेकर के जाएं, क्योंकि जितना लोग ट्रांजैक्शन करेंगे उतना ही इकोनॉमी को फायदा होगा। सबसे बड़ी चीज है कि अगर सारी पेमेंट ई पेमेंट हो जाएंगी, मैक्सिमम नंबर, सारी तो नहीं हो सकती है, अगर परसेंटेज बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट को ये फॉलो अप करने में भी आसानी रहेगी कि कितना पेमेंट किया जा रहा है और कौन किस टैक्स स्लैब के एम्बिट में आता है। एक लंबी स्टोरी है इसके पीछे, अगर आप समझे कि अगर सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात क्या होगी, इन्फ्लेशन कवर हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जो मनी मार्केट में है वो बंडल अप होकर के ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद आपका जो ई पेमेंट है उससे आपके ऊपर नजर रखी जा सकती है कि आप कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, और उस हिसाब से एक्शन या फिर जो भी मॉडरेशन होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि डेटा मिल गया ना हमको कि ये 2017-18 में ये था और 21-22 में ये था, तो इस डेटा के अवेलेबल होने से भी गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी अप्लाई करने में भी आराम रहती है। तो ई पेमेंट को इंसेंटिवाइज करने के कई फायदे हैं। अब जैसे कि ये इंसेंटिवाइज हुआ, इस पे आगे और इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ दूसरी न्यूज है कि की बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट लाइकली टू बी स्क्रैप। जो अभी आपने ध्यान दिया होगा कि अरुणाचल प्रदेश में एक रोड बनाई जा रही है जिसको सरकार ने अप्रूवल दिया है, और जो चाइना के अगेंस्ट यूज करने के लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा। तो उसी से जुड़ी हुई नई न्यूज है कि मिजोरम गवर्नमेंट हैज रिटन टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट अ स्ट्रेटेजिक road project planned as a counter to a Chinese government funded double lane road in neighboring Myanmar which runs parallel to the state faces cancellation। और ये कैंसिलेशन क्यों हुआ है, क्योंकि 26 महीने में बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी काम नहीं किया, और जिसकी वजह से मिजोरम सरकार ने सेंटर को ये लेटर लिखा है कि इसको आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि कोई खास काम हुआ नहीं है। और ये एक बड़ी चीज है क्योंकि ये सारी रोड जो नॉर्थ ईस्ट के लेवल पे, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में बन रही है, उनका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। तो ये तो एक न्यूज हो गई, लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये बीआरओ जिसका नाम यहाँ बार बार आ रहा है, हमें समझना जरूरी है कि वो क्या संस्था है, क्योंकि यूपीएससी के प्री में ऐसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं जहां पे वो न्यूज तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर वो संस्था इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बार बार बात हो रही है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे ही मैंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाके देखा तो मुझे ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है उनकी वेबसाइट से, आप भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो उसपे लिखा हुआ है आवर, जो टैग लाइन है इस संस्था की, सीमा सड़क संगठन है इसका पूरा नाम, और वी विल ईदर फाइंड अ वे और मेक इट। ध्यान दीजिएगा, या तो हम रास्ता ढूंढ लेंगे या बना लेंगे, ये इसका टैग लाइन है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है नाम है। उसके साथ ही रोल, ये भी मुझे उनकी वेबसाइट से मिला है कि बीआरओ का रोल क्या है। इन पीस, शांति के लिए, डेवलप एंड मेंटेन द ऑपरेशनल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जनरल स्टाफ इन द बॉर्डर एरिया। जनरल स्टाफ के लिए ऑपरेशनल रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और कंट्रीब्यूट टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर स्टेट, और उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना बॉर्डर इलाकों में। ये उनका रोल है शांति के लिए। और वॉर के लिए, टू डेवलप एंड मेंटेन रोड्स टू कीप लाइन ऑफ कंट्रोल थ्रू इन ओरिजिनल सेक्टर्स एंड रीडिप्लॉय सेक्टर्स। मतलब वो सड़कें बनाना, डेवलप और मेंटेन करना उन सड़कों को जो टू कीप लाइन ऑफ कंट्रोल को ओरिजिनल सेक्टर्स में, जो सेक्टर ऑलरेडी हैं, और जहां उनको डिप्लॉय किया जाए वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल बनाना। सो प्री में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, तो इसके रोल पे जाना जरूरी है कि बीआरओ संस्था क्या है और उनका क्या काम है। टू एग्जीक्यूट एडिशनल टास्क एज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द वॉर एफर्ट। ठीक है, अगर जो वॉर होती है तो उस केस में वो लाइन ऑफ कंट्रोल की सड़क बनाएंगे और जहां इनको डिप्लॉय किया जाएगा वो बनाएंगे। साथ ही साथ पीस की स्थिति में, शांति की स्थिति में वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बॉर्डर स्टेट्स पे काम करेंगे और जनरल स्टाफ के लिए रोड इंफ्रा बनाएंगे। ये उनका काम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिहार के मनरेगा प्लान में जो ई अटेंडेंस का जो सिस्टम है उसके लिहाज से ग्लिच है, उसको सॉल्व कर, उस ग्लिच पे ये न्यूज है कि बिहार टू फिक्स ग्लिचेस इन मनरेगा ई अटेंडेंस सिस्टम। जो हमारी ये मनरेगा फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसमें जो ई अटेंडेंस जो भी इम्प्लाई हुई है
जो लागू हुई है उसमें कुछ गफलत हुई है, उसके बारे में है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार मुजफ्फरपुर हैज स्टेप्ड इन टू हेल्प वर्कर्स एम्प्लॉयड अंडर द महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स दे फेस व्हाइल मार्किंग देयर अटेंडेंस। जैसा कि कहा भी जा रहा था कि इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे अटेंडेंस मार्क करना, उसको फॉलो अप करना एक बड़ा टास्क है और ये प्रॉब्लम सामने आ भी गई है। तो आप जब भी मेंस में क्वेश्चन लिखें, ये न्यूज लगाने का मतलब ये है कि जब भी आप मेंस में क्वेश्चन लिखें तो प्रॉब्लम और चैलेंजेस में आप ये रेफर कर सकते हैं कि जैसे ही ये लागू हुआ उसके बाद बिहार ने रिपोर्ट भी किया था कि वहां पे इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं ना। उसका एक लंबा इंफॉर्मेशन है जो शेयर हुई है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, हमें स्टेट स्पेसिफिक नहीं, हमें सेंटर स्पेसिफिक चीजें लेनी है, जहां पे ये पता करना है कि वहां पे इशू क्या क्या आया। तो अटेंडेंस मैंडेटरी थी, हो ही गई है और मनरेगा वर्क साइट्स पे फ्रॉम 1 जनवरी दिस ईयर। उसके बाद ये सबसे पहला इशू रिपोर्ट हुआ है। नाउ नेक्स्ट न्यूज है हमारी फिल्म जगत से, जहां पे RRR को जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है ना। हैदराबाद बेस्ड म्यूजिक कंपोजर MM कीरावनी एक्सेप्टिंग द अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर SS राजमौली डायरेक्टेड तेलुगु फिल्म RRR। ध्यान देने वाली बात है कि RRR एक तेलुगु फिल्म है, क्योंकि हम सबको कंफ्यूजन रहता है कि साउथ में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। सो दिस फिल्म इज अ तेलुगु फिल्म। ना ये क्या था, 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड में इनको ये मिला है। वॉज अ celebratory movement to wake up to on Wednesday. Now this song had been nominated for Best Original Song and Best Picture Non-English Language respectively. मतलब Best Original Song है, Best Picture for Non-English Language, क्योंकि ग्लोबल गोल्डन ग्लोब एक वेस्टर्न अवार्ड है, उसमें एक नॉन इंग्लिश लैंग्वेज को ये अवार्ड मिला है रिस्पेक्टिवली। विद द विन नाटू नाटू बिकेम द फर्स्ट एशियन सॉन्ग टू गेट द अवार्ड। पहला ऐसा एशियन सॉन्ग है जिसको अवार्ड मिला है, इस गाने को मिला है, मूवी को नहीं मिला, इस गाने को मिला है। द फिल्म हैड स्टेडली बिकम अ रेज इन द US ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है ना, उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं कि ये 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड था। उसके बाद द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स आर accolades bestowed by the Hollywood Foreign Press Association, ये इसको देता है। स्टार्टिंग इन जनवरी 1944 में इसका आगाज हुआ। रिकॉग्नाइजिंग एक्सीलेंस इन बोथ अमेरिकन एंड इंटरनेशनल फिल्म्स को दिया जाता है कि अमेरिकन भी होंगी और इंटरनेशनल फिल्म्स को अवार्ड दिया जाता है। एंड टेलीविजन को भी कवर करता है। बिगिनिंग इन 2022 देयर आर 105 मेंबर्स ऑफ HFPA मतलब हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। आप इनकी वेबसाइट पे जाके इसका डिटेल ऑल कलेक्ट कर सकते हैं। द एनुअल सेरेमनी एट विच द अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड is normally held every January and has been a major part of the film industry's award season, which culminates each year in the Academy Awards. ध्यान दीजिएगा कि जो इनका जो सेरेमनी होती है वो जनवरी के टाइम पे होती है, और फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये गोल्डन ग्लोब में हमारे देश की मूवी के एक सॉन्ग को अवार्ड मिला है, जो एक बड़ी बात है। पर फिर भी कुछ एकेडमी अवार्ड्स हमारे डायरेक्टली तो पूछे नहीं जाते प्रीलिम्स में, लेकिन फिर भी क्योंकि एक नई अचीवमेंट है तो पॉसिबिलिटी है कि पूछा जा सकता है प्री में। आगे बढ़ते हैं। तमिज़गम इज अ तमिल वर्ड, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्गली। तमिज़गम जो शब्द है, जिसकी बात हमारे तमिलनाडु गवर्नर कर रहे थे कि तमिलनाडु का नाम ये बोला जाना चाहिए, उसके लिए न्यूज है कि तमिज़गम हेल्प स्प्रेड सनातन कल्चर टू द होल ऑफ भारत, सेज तमिलनाडु गवर्नर। क्योंकि बीच में अभी कुछ दिन पहले उन्होंने वॉकआउट किया अपने असेंबली से, उसके पहले भी वो इस बात पे कुछ बात कह रहे थे कि तमिलनाडु को इस नाम से नहीं पुकारा जाना चाहिए। तो फाइनली वो आउट हुआ है कि उन्होंने कहा कि जो तमिज़गम है हैज कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ सनातन कल्चर टू द होल भारत। तो तमिज़गम ने ही पूरे भारत में सनातन धर्म को फैलाया है, और इसलिए हमें तमिलनाडु को इस नाम को प्रेफर करना चाहिए तमिलनाडु की जगह स्टेट नेम को। क्योंकि न्यूज में आ रहा था कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें यूनियन बोलना चाहिए, स्टेट नहीं बोलना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु ना बुला के तमिज़गम बुलाना चाहिए। तो इस बात को उन्होंने एक जगह कहा, वो इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो कभी कभी इस तरह के टर्म भी प्री में पूछे जाते हैं, और ऐसे ही कुछ चीजें अगर आप मैं बोलूंगी कि सदर्न हिस्ट्री में आप ध्यान देंगे तो कुछ टर्म ऐसे निकल करके आएंगे। उसी के साथ साथ सनातन धर्म जो वर्ड यूज हुआ है, इसको आप थोड़ा कल्चरल एस्पेक्ट से देख लीजिए कि सनातन धर्म का मतलब क्या होता है। व्हाट इज सनातन धर्म? दिस गेव राइज टू द सनातन कल्चर विच डिड नॉट एक्सक्लूड एनी वन और एनीथिंग। सो जब ये किसी स्टेट गवर्नर ने ये बात बोली है तो उसको थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देना जरूरी है।
नाउ बेपूर बोट जो केरला की जो ये बोट है बेपूर बोट, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। जो फिगर इन डीपीआर फॉर स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट, उसको वहां के स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया गया है। नाउ केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट इज लाइकली टू हाईलाइट बेपूर उरू, उसका नाम जो है उरू, द वुडन डोर्स handcrafted by artisan and carpenters and the water sports there in the detailed project report to submitted to the center for the स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट। तो ध्यान दिया जाए कि सेंटर के जो स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट में इसको उस केरला के नहीं, सेंटर के जो स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट में इसको ऐड करने के लिए डिटेल रिपोर्ट प्रोजेक्ट सबमिट किया गया है, जिसमें क्योंकि इसको जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है, तो जो सेंटर का जो प्रोजेक्ट है स्वदेश दर्शन, उसमें इसको इन्वॉल्व करने के लिए वहां के केरला टूरिज्म ने बात कही है। Now, Bepur and Kumarakom are the only two tourism destination from Kerala to be included in the second phase. So, ये जो स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे देश की अलग अलग जगहों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसमें केरला के जो दो जगह हैं, बैपूर जिसकी जहां पे ये नाव बनाई जाती है और ये हाथ से बनाई जाती है, किसी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता, तो बैपूर को भी जोड़ने की बात कही गई है, और कुमारकोम भी एक जगह है, उसको जोड़ने की बात कही गई है, क्योंकि जो बैपूर जगह है वहां की जो ये बोट है उसको जीआई टैग मिल चुका है। इसकी वजह से ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जीआई टैग में इस साल इसको इन्वॉल्व किया गया है, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट में भी इन दोनों जगहों को ऐड किया जाए। सो बैपूर एंड कुमारकोम जो प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लीजिए। Now, next news is Godavari estuary से Godavari estuary has become prime habitat for Indian skimmer. Indian skimmer एक पक्षी का नाम है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि गोदावरी एस्चुरी इनकी जगह बन चुकी है, प्राइम हैबिटेट बन चुका है, उनका आवास बन चुका है इंडियन स्किमर का। उसको समझते हैं। द गोदावरी एस्चुरी इन आंध्र प्रदेश हैज बिकम अ प्राइम एंड सेफ हैबिटेट फॉर द इंडियन स्किमर, जिसका नाम है रिंकोप्स अल्बिकोलिस, इसका नाम है, इंडियन स्किमर इसको बोलते हैं। बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट है प्री के एस्पेक्ट से। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोदावरी एस्चुरी में कौन से पक्षी मिल रहे हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट कहाँ कहाँ पर है, और बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी का क्या सिग्निफिकेंस है, प्री में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। द बर्ड हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटिव ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की लिस्ट में ये एंडेंजर्ड स्पीशी है, और ये जो हैबिटेट बन चुका, आवास बन चुका है गोदावरी के एस्चुरी का, तो ये इंपॉर्टेंट है अपने हिसाब से, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है और IUCN की लिस्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। नाउ मिस्टर सतिया सेवलम इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023, जो सेंसस हुई है एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023 विच इज अंडर वे इन गोदावरी एस्चुरी, जो गोदावरी एस्चुरी से शुरू अंडर वे है, वहां पे हो रही, कंडक्ट की जा रही है, इज उस केस में विच इज अंडर वे, मतलब ये चल रही है। द गोदावरी एस्चुरी हैज बिकम अ प्राइम habitat for Indian skimmer, or skimmer as many as 250 Indian skimmers were sighted in the southern part of the Koringa Wildlife Sanctuary. Koringa Wildlife Sanctuary प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इनको देखा गया, और कम से कम 250 ऐसे स्किमर्स हैं जो साइट की गई हैं इस सेंचुरी में। इन गोदावरी एस्चुरी 1 इंडियन स्किमर वाज साइटेड इन 2030। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन है ना, इसको देख लेते हैं कि ये पक्षी कैसा दिखता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि इसका ऑरेंज कलर का बीक है और ऐसी दिखती है। अभी कुछ दिन पहले हमने पिनटेल को भी देखा था, जो ये माइग्रेटरी बर्ड है। नाउ इंडियन स्किमर के बारे में है, कैटेगराइज एज वल्नरेबल ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशनल रेड लिस्ट, एंड पॉपुलेशन ऑन द डिक्लाइन बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, उनकी आवास नष्ट हो रहे हैं इसलिए वो रेड लिस्ट में है। नाउ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये इसका एरिया है जहां जहां ये मिलती हैं। एंड फाइंड्स फूड बाय फ्लाइंग लो ओवर वाटर विद बिल ओपन, सो ये खाने के उसमें अपने फूड के सर्च में यहाँ पर माइग्रेट या ट्रैवल करती हैं, और डेफिनेटली क्योंकि ये पाकिस्तान में भी है, म्यांमार में भी, बांग्लादेश में, तो इस इलाके में माइग्रेट करती हैं, यहाँ से वहां ट्रैवल करती हैं। नाउ समझते हैं कि एस्चुरी जो वर्ड यहाँ यूज हुआ है, एस्चुरी क्या चीज है। एन एस्चुरी इज अ पार्शियली एनक्लोज्ड कोस्टल वाटर बॉडी
where fresh water from rivers and streams mixes with the salt water from the ocean। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी नदियों से जो फ्रेश वाटर ट्रैवल करके आता है और समंदर पे यहाँ मिलने से पहले जो इकट्ठा होता है उसे कहते हैं एस्चुरी, और यहीं पर वो सॉल्टेड वाटर से मिक्स होता है। ठीक है, तो क्योंकि गोदावरी एस्चुरी की बात हुई तो हमें समझना चाहिए कि एस्चुरीज क्या होती हैं। तो कह रहे हैं इट्स अ पार्शियली इनक्लोज्ड कोस्टल वाटर बॉडी। कोस्टल मतलब तटों पे जो पानी की जो वाटर बॉडी की बात है, तट पे, वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड स्ट्रीम्स मिक्स, और जो पानी फ्रेश वाटर आता है जब वो तट पे आकर के मिलता है समंदर के पानी से, तो वहां पे जो पानी इकट्ठा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जगह जो ये मिलने से पहले यहाँ इकट्ठा हो रहा है उसे कहते हैं एस्चुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और इंफॉर्मेशन है इन स्कीमर्स के बारे में, उसके साथ साथ दो और पक्षी हैं उनके बारे में बात हो रही है। माइग्रेशन फॉर फीडिंग, 6 tagged Indian skimmers have been sighted during this census so far and 5 of them were tagged in Mahanadi area and 1 in Chambal area। तो सिर्फ आंध्रा में ही नहीं, सिर्फ गोदावरी की बात नहीं हो रही है, आंध्रा की बात थी, डबल चेक, हाँ आंध्रा की ही बात नहीं है, ये आपका महानदी के इलाके में भी और चंबल के इलाके में भी इनको ट्रैक किया गया है। नाउ स्किमर्स माइग्रेट टू द गोदावरी एस्चुरी फॉर फीडिंग, और माइग्रेट करती हैं गोदावरी एस्चुरी में फीडिंग के लिए। द ग्रेट नॉट एंड कैस्पियन टर्न्स, ये भी दो पक्षी हैं, इनको लोकेट हम कर रहे हैं, आज देख रहे हैं, हैव बीन साइटेड इन गुड नंबर्स ड्यूरिंग द सेंसस, और ये दोनों पक्षी भी सेंसस के दौरान देखे गए। नाउ जो ये बर्ड आप देख रहे हैं ये हमारी है ग्रेट नॉट, और जो ये ऑरेंज बीक वाली है ये हमारी है कैस्पियन टर्न्स। सो जो ग्रेट नॉट है, जो ये पक्षी है, ये हमारा एंडेंजर्ड है आईयूसीएन की स्टेटस में, और जो ये ऑरेंज बीक वाले जो हमारी कैस्पियन टर्न्स हैं ये लीस्ट कंसर्न है। तो कभी कभी लीस्ट कंसर्न भी पूछे जाते हैं और इंडेंजर्ड तो आपको पढ़ने ही है। सो ये जो अभी बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री का जो सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है उसके ये चीजें अब उन्होंने हाईलाइट की है न्यूज में। आप समझते हैं कि बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री एक्चुअली क्या है। सो बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री फाउंडेड इन 15 सितंबर 1883 इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंगेज इन कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च में इन्वॉल्व है ये संस्था, सोसाइटी है सॉरी, और इसके साथ ही साथ इट सपोर्ट्स मेनी रिसर्च एफर्ट्स थ्रू ग्रांट्स एंड पब्लिशेस द जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, उनका जर्नल भी आता है जो पब्लिश करते हैं वो, एंड मेनी प्रोमिनेंट न्यूट्रलिस्ट इंक्लूडिंग द ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली का जो नाम आप सुनते हैं वो इसके प्रोमिनेंट नेचुरलिस्ट हैं, और एस डिलन रिप्ले हैव बीन एसोसिएटेड विद इट। तो इनके दो नाम इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल पूछा जा चुका है कि बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री क्या है, सोसाइटी क्या है, उसका काम क्या है, तो एक बार इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके। नाउ अब नेक्स्ट न्यूज हमारी फिर से बायोडाइवर्सिटी जुड़ी हुई है। व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई आर रेयर स्पीशीज फाउंड इन द केरलास कन्नूर। ध्यान दीजिएगा कि केरला के कन्नूर इलाके में एक व्हाइट टफ्ट रॉयल बटरफ्लाई को एक रेयर स्पीशी को ट्रैक किया गया है, पाया गया है। अ टीम ऑफ बटरफ्लाई ऑब्जर्वर्स एंड रिसर्चर्स हैव फाउंड व्हाइट टफ्ट रॉयल बटरफ्लाई, अ रेयर बटरफ्लाई स्पीशीज एट कलियाड़ इन कन्नूर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर एंड बटरफ्लाई observer VC Balakrishnan, the butterfly is protected under Schedule 2 of the Wildlife Protection Act. The species had been spotted in Agastya Kudam in 2017 and the Shenjurni Wildlife Sanctuary, ये लोकेट कर लीजिए प्री के लिए, 2018 में देखा गया था। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के स्केड्यूल 2 में इस स्पीशी को डाला गया था, स्पॉट किया गया था 2017 में। उसके साथ शेंडर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, इसको प्री के पर्पज से आप लोकेट कर लीजिए, इसको वहां भी देखा गया था 2018 में। ना ये स्पीशी भी इंपॉर्टेंट है, इसको लोकेट करनी जरूरी है, इसकी न्यूज आपको आराम से उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। पर फिलहाल के लिए केरला में इसको लोकेट किया गया, इसमें भी प्री पे क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ ही सेड the finding of the butterfly indicated the rich fauna and flora of Kaliad. उसके साथ ही साथ he said white tufted royal butterfly was a rare species and it was photographed by A.V. Unikrishnan, a retired teacher. However, the species was identified by another member, P.K. Girish Mohan, who collected the egg and reared the butterfly. So इसके लिए भी important ये है कि white tufted word है ना, white tufted royal butterfly कहाँ मिलती है, तो हमारे केरला में मिलती है, फिलहाल के लिए स्पेशी यहाँ पे मिली है। और आप इसको लोकेट कर सकते हैं कि किसी और इलाके में भी ट्रैवल करती हैं क्या ये, और कहीं इनका और ब्रीडिंग होती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिलहाल के लिए प्री के लिए आप इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ
नेक्स्ट न्यूज है हमारी जो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की कल न्यूज आई थी कि उसके लिए उन्होंने एक क्यूरेटिव पिटीशन डाली है और कॉम्पनसेशन के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए मना कर दिया है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे मेड इट क्लियर टू द गवर्नमेंट दैट इट विल नॉट ट्राई, उसको ट्रायल ही नहीं करेंगे, ट्राई का मतलब ट्रायल में नहीं लाएंगे, द क्यूरेटिव पिटीशन ऑफ द सेंटर लाइक अ सूट बाय रीओपनिंग अ $470 million कॉम्पनसेशन सेटलमेंट फाइनलाइज्ड with the UCC over 30 years ago। उन्होंने कहा कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में 30 साल पहले $470 million कॉम्पनसेशन ऑलरेडी सेटल हो चुका था, तो फर्दर कॉम्पनसेशन के लिए केस को ट्राई नहीं करेंगे वो ना। समझने वाली बात है कि कल मैंने आपको बताया भी था कि क्यूरेटिव जुरिसडिक्शन में क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है। सो क्यूरेटिव पिटीशन वो पिटीशन है जिसमें जब केस के रिजोल्यूशन को दोबारा रिव्यू करने के लिए इसको लगाया जाता है और केस की जो हियरिंग है वो क्लोज हो चुकी है, तो अपने ही डिसीजन को रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के को आप क्यूरेटिव पिटीशन लगा सकते हैं, पर फिलहाल के लिए उन्होंने उसके लिए मना कर दिया है। एंड क्यूरेटिव जुरिसडिक्शन इज अ रेयर रेमेडी इवॉल्व बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2022 इन द अशोक हुरा वर्सेस रूपा हुरा केस। तो उन्होंने इसको बोलते हुए कहा कि ये एक बहुत ही रेयर रेमेडी है और इस केस के लिए वो उसको ओपन नहीं करेंगे। अ पार्टी कैन टेक ओनली टू लिमिटेड ग्राउंड्स इन अ क्यूरेटिव पिटीशन, वन दैट ही और शी वाज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड एंड टू द जजेस वर बायस्ड। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ दो ही ग्राउंड्स पे हम इसको ऑन टेक ले सकते हैं, जब पार्टी को अपनी सुनवाई कर अपने बात कहने का मौका ना मिला हो या फिर जजेस बायस हो, तभी इसको हम आगे ले जा सकते हैं। ये इसके दो ग्राउंड बताए सुप्रीम कोर्ट ने। अ क्यूरेटिव पिटीशन व्हिच फॉलोज अ dismissal of the review petition is the last legal avenue open in the Supreme Court. Mr. Ramani urged the court to consider the enormity of the tragedy, the human cost. तो इसको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। अब देखते हैं कि फर्दर इसके ऊपर क्या बात आती है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है के पर्पज से कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है, कल के वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको डिटेल में समझाया है। Now, 3 multi-state societies to procure, मतलब उसको procure करना, संभालना, रखना, उसको स्टॉक करना एंड डिस्ट्रीब्यूट सीड्स। तो गवर्नमेंट ने 3 मल्टी-स्टेट सोसाइटीज को प्रोक्योर करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या सीड्स को, बीजों को करने के लिए ऑथराइज किया है। अब आगे समझते हैं। प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सीड्स विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द इंपोर्ट्स एंड प्रोवाइड अ बूस्ट टू द रूरल इकोनॉमी, सेज कॉर्पोरेशन मिनिस्टर। कॉर्पोरेशन मिनिस्टर ने रूरल इकोनॉमी में जो बीजों को इंपोर्ट किया जाता है उस पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए और अच्छी क्वालिटी के सीड्स को प्रोवाइड करने के लिए ये स्टेप उठाया है। नाउ यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द setting up of the 3 national level multi-state cooperative society to act as an apex body। उन्होंने अप्रूव किया है सेट करने के लिए नेशनल लेवल की मल्टी स्टेट, कई स्टेट से में के लेयर्स पे जाकर के कई स्टेट्स को कवर करते हुए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए बोला है, सोसाइटीज को बनाने के लिए बोला है, टू एक्ट एज एन एपेक्स बॉडी फॉर प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स। इन सारे कामों को करने के लिए उन्होंने कई सारी सोसाइटीज को बनाने के लिए अप्रूव किया है। ना यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑन वेडनेसडे दैट द सोसाइटीज वुड हेल्प द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस नेचुरल सीड्स। हमारे देश में स्वदेशी जो बीज हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, विच आर बिकमिंग एक्सटेंट, जो ये गायब हो रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। इन अ ट्वीट ही सेड द कोऑपरेटिव्स वर द ओनली सेक्टर दैट टचेस crores ऑफ पीपल। तो जो कोऑपरेटिव्स का जो मॉडल है वो एक ऐसा मॉडल है जो करोड़ों जन देशवासियों को टच करता है और उनकी सहायता लेकर के वो अपने बीजों को संरक्षण देंगे और इंडिजिनस सीड्स को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारे देश में इंपोर्ट किए हुए सीड्स पे डिपेंडेंसी कम हो सके। द मिनिस्टर सेड दैट बॉडीज टू बी फॉर्म्ड वर द मल्टी स्टेट सीड, ऑर्गेनिक एंड एक्सपोर्ट सोसाइटीज। The societies to be formed under the Multi-State Cooperative Societies MSCS Act 2002 would develop a system for preservation and promotion of indigenous natural seeds। ध्यान दीजिएगा। तो समझ लेते हैं कि फटाफट कि एक्चुअली इससे हमें जो फार्मर्स का रोल क्या होगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स विल हेल्प इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इन स्ट्रेंथनिंग फूड सिक्योरिटी एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स। इससे क्या होगा कि उनकी इनकम को भी फायदा मिलेगा और हमारे इंडिजिनस सीड सिस्टम को भी फायदा मिलेगा। द मेंबर विल बेनिफिट बोथ बाय रियलाइजेशन ऑफ बेटर प्राइसेस बाय प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी
sees higher production of crops by use of high yielding variety seeds and also by dividend distributed out of the surplus generated by the society। ध्यान दीजिएगा कि HYV सीड्स जो हैं, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद बहुत ही प्रमोशन मिला, तो इससे प्रोडक्शन इनहांस होता है। लेकिन इन सारे सीड्स का एक नुकसान ये है कि इसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, बहुत सारा पानी लगता है, और अगर उसमें आप अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो प्रोडक्शन में दिक्कत आती है। पर अगर हम अपने देश में बने हुए बीजों को आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि उससे हमारे तो इस समस्या पे निजात तो पाना थोड़ा कम है, लेकिन क्योंकि ये भी HYV सीड्स के ही टाइप हो सकते हैं क्योंकि हम देश में बना रहे हैं, पर फिर भी अगर हम अपने देश में इसको बनाएंगे तो इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी और उससे हमारे किसानों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि इंपोर्ट करने से जो पैसा हम अपने किसानों को दे सकते हैं वो हम बाहर देते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान होता है। तो टारगेट क्या है? द मेंबर्स विल बी बेनिफिट बोथ बाय द रियलाइजेशन ऑफ बेटर प्राइसेस, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सीड्स, हायर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स by use of high yielding variety seeds and also by dividend distributed out of surplus। और surplus जो होगा उसको बेच के भी आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। ये रोल हो गया फार्मर्स का। अब समझते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या चीज होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज यूजुअली अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द अनप्रिविलेज्ड और द वीकर सेक्शन। ये वो संस्था है जो वॉलंटरली बिना किसी हस्तक्षेप से स्वेच्छा से बनाई हुई संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, जो वीकर सेक्शन के लिए बाय द अनप्रिविलेज्ड और वीकर सेक्शन जो बनाया जाता है अनप्रिविलेज्ड और वीकर सेक्शन के द्वारा। सच अ सोसाइटी is a free and voluntary association that aims at the betterment of its members। और वो अपने members के भले के लिए बनाई जाती है। The kind of body is formed by like-minded people driven by common goals। ये इसका डेफिनेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, तो आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि अंडर प्रिविलेज लोगों के द्वारा formed by the underprivileged और weaker section के द्वारा बनाई जाती है, तो इनके हाथों में जो लोकल जनता है उसका जो कवरेज है वो ज्यादा होगा ऑफ कोर्स। और जब वही ऐसे सेक्शन के लोग जब इस सोसाइटी को फॉर्म करेंगे तो उनका अप्रोच चीजों को लेके बिल्कुल अलग होगा। तो ये जो इसलिए जो ये मल्टी स्टेट सोसाइटीज बनाई जा रही हैं उनका सिग्निफिकेंस आगे बढ़ करके आएगा। सो मेरी समझ से काफी अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए मैं बना रही हूँ एनसीईआरटी पे चैप्टर 4 पे, उसमें इस बात को और अच्छे से समझाऊंगी। जो मैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स पे बना रही हूँ वो आप मेरी सीरीज को देख सकते हैं। उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, उसमें मैं इस बात को डिटेल में समझाऊंगी, तो आप उसको देख सकते हैं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ इंडिया ग्रोथ to slow to 6.6% in financial year 2024। वर्ल्ड बैंक ने बात बोली है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.6% हो सकती है, स्लो डाउन मतलब नीचे आ सकती है 6.6 तक फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो समझते हैं कि एक्चुअली वर्ल्ड बैंक क्या है। तो वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट provides loans and grants to the government of low and middle income countries। जिन देशों की इनकम लो और मिडिल लेवल की इनकम है जिन देशों की, उनको लोन और ग्रांट्स देने का काम वर्ल्ड बैंक करता है। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट, और देता क्यों है कि ताकि वो अपने कैपिटल प्रोजेक्ट को परसू कर सके और कंटिन्यू कर सके। नाउ अब आज के 3 मैप जो हम देखेंगे उसमें है युगांडा, एथेंस और सिडनी। सबसे पहले युगांडा को लोकेट करते हैं। अफ्रीका का ये देश है जिसमें आप देखेंगे इस एरिया में यहाँ पे इस जगह पड़ रहा है। तो युगांडा के आसपास सूडान को हम लोकेट कर रहे हैं, कॉन्गो को लोकेट किया, फिर हमने केन्या को लोकेट किया। आसपास के बॉर्डर से लगे हुए देश हैं ये, केन्या, सूडान एंड कॉन्गो। और ये हमारा युगांडा था। कंपाला इसकी कैपिटल है। लेक विक्टोरिया यहाँ के दक्षिण में पड़ रही है, आप देख रहे हैं। फिर इसके साथ तंजानिया लगा हुआ है और रवांडा। सो तंजानिया, रवांडा, कॉन्गो, सूडान और केन्या। उसके साथ अब आगे देखेंगे एथेंस को, एथेंस ग्रीस आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे दिख रहा है। साथ में इस तरफ टर्की, बुल्गारिया, अल्बानिया और सर्बिया आपको दिख रहे हैं बॉर्डर पे। ब्लैक सी भी हमें आप दिख रहा है, तो आप इसको लोकेट कर सकते हैं। यूरोप के दक्षिणी इलाके में आपको ये दिखाई देगा ये देश एथेंस, और ग्रीस भी दिख रहा है यहाँ पे हमें। उसके साथ नेक्स्ट हमारा जो मैप है वो ऑस्ट्रेलिया हम देख रहे हैं, जहाँ पे सिडनी को हम लोकेट कर रहे हैं कैपिटल को। इधर कोरल सी है हमारा, अराफुरा सी, तिमोर सी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट
एक बाइट की तरह है, क्योंकि जैसे किसी ने इसको खा लिया हो तो बाइट बोलते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। देन तस्मन सी एंड साउथ पैसिफिक सी हमें लोकेट किया। सोलोमन सी यहाँ पर है, पापुआ न्यू गिनी भी हमको यहाँ पे दिख रहा है, और इस तरफ इंडियन ओशन को लोकेट किया हमने। सो ये थे हमारे आज के मैप। और इसी के साथ हमारा डीएनए भी आज का खत्म होता है। आई होप कि आपको हेल्प कर रहा है आपकी प्रिपरेशन में, तो प्लीज इसे सपोर्ट करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में, एनसीईआरटी के डिस्कशन के साथ।